हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग 11th क्लास में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो चैप्टर करेंगे। सबसे पहले हम एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन कंटेनर, ये डेरिवेशन करेंगे और फिर इस डेरिवेशन की हेल्प से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये सारे जो हैं इससे डिराइव करेंगे। और इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे मैं इसी पर बेस्ड जो जेई मेन या नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और जितने भी लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर्स, ये सभी लॉज तभी एप्लीकेबल हैं जब गैस आइडियल हो। और आप जानते हैं आइडियल कुछ भी नहीं है। आइडियल एक एजम्पशंस की चीज़ है, परसेप्शन की चीज़ है, बाकी आइडियल कुछ नहीं। तो गैसेस अगर आइडियल हों तो उनमें क्या प्रॉपर्टीज हो कि हम उसे आइडियल मान सकते हैं, वे होंगे एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि क्या क्या चीज़ें हम एज्यूम करें गैसेस के लिए कि गैस आइडियल हो। प्रैक्टिकली तो रियल गैसेस होती हैं, जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT, और बाद में जो डिराइव किया गया वैंडरवाल इक्वेशन जो बनी, वैंडरवाल कांस्टेंट जिसमें इन्वॉल्व हुई है, तो P + A/V² V - B = nRT। आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं होता है। अगर आइडियल सिंपल पेंडुलम हो तो आप ये बताइए, ए हैवी मास सस्पेंडेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग, मतलब जिस स्ट्रिंग से पेंडुलम सस्पेंडेड हो उसका कोई भी मास ना हो और पेंडुलम बहुत हाई भी। तो ये सब चीजें जो है सो हैं, पढ़ना तो है ही। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो करेंगे तो क्या क्या चीजें हम एज्यूम करें कि वो गैस आइडियल हो जाए। और ये खुद भी टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पहला जो एग्जांपल है या पहला जो पॉइंट होगा, पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो पहला जो पॉइंट होगा वो यही है कि आप गैस को, किसी कंटेनर में गैस को किसी क्लास से कंपेयर करें। आप जिस क्लास में बैठे होते हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए वो क्लास तब वो बहुत अच्छी रहेगी जब सारे ही बच्चे पढ़ने वाले, सारे ही बच्चे एक ही क्लास के, सभी के इंटेंशन सेम। कुछ टीचर ये हैं, कुछ बच्चे जो हैं लेग पुलिंग पे लगे हैं टीचर की, कुछ बच्चे हुटिंग पे लगे हैं टीचर की। तो अब ये तो हकीकत है कि सारे ही बच्चे IT में सेलेक्ट भी तो नहीं होते, वही सेलेक्ट होंगे जो पढ़ेंगे और उनको पढ़ने से मतलब रहेगा। तो क्लास, अच्छा दूसरी चीज ये है कि आप एक क्लास ले लीजिए जिसमें 9th का भी बच्चा बैठा है, 8th का भी बच्चा, 12th का भी बैठा है, तो वो बढ़िया क्लास होगी या ये वो होगी जिसमें सारे बच्चे एक यूनिफॉर्म हो और सभी हो तो 90+ और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो क्लास अच्छी होगी। तो यहाँ पर भी हम गैसेस में ये मानेंगे कि कोई गैस है किसी कंटेनर में, तो सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस क्या हैं, आइडेंटिकल। दूसरी चीज कि गैस का जो मास हो खुद का वो निग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू द गैस, ये जब तीसरा हम क्लास से जब रिलेट कर रहे हैं, सारे पॉइंट ही एक बार डिस्कस कर रहे हैं, फिर एक 1 by 1 लिख देंगे। तीसरा ये भी है, ये अच्छा होगा कि क्लास जो है टीचर पढ़ा रहा है
और आप पीछे जो है बातें कर रहे हैं, आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, वैसे होता है। जितना भी एजम्पशंस लिए जाएंगे ये एजम्पशंस होते नहीं हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, ये वे एजम्पशंस हैं कि किसी भी रियल गैस में हम एज्यूम कर लें ये चीजें होती हैं, या जैसे आप ही एज्यूम कर लें कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना, तो क्या कोई ताकत है कि आपका कंपटीशन में निकल ना जाए? ट्वेल्थ के साथ ही कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाएगा, तो कितने लोगों का होगा? रेयर ही लोग होते हैं जो इवन टॉपर्स भी होंगे, आप उनसे भी बात करो तो वो भी बताएंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम जो है नुकसान जो है टाइम का उनका भी होगा। तो मैं अब लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, मेन पॉइंट से लिख करके वन बाई वन लिख रहा हूँ। एजम्पशंस, आप मेन पॉइंट्स क्या एजम्पशंस लिखे ही हैं तो सीधे सीधे नंबर 1 डाल दिया जाए। पहला एजम्पशन ये है, ऑल द molecules of gas are rigid। rigid हम इसलिए ले रहे हैं कि एक्चुअली सभी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस में रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर मूविंग रेंडमली within the container of gas in every possible directions। तो मॉलिक्यूल्स में अगर हम ये एज्यूम करें कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, पता लगा दो मॉलिक्यूल कोलाइड किए या कोई एक मॉलिक्यूल कंटेनर ऑफ द वॉल से कोलाइड किया और वो कोलिजन इलास्टिक नहीं है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाएगा तो धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाएगी और सारे मॉलिक्यूल थक करके बॉटम पर कंटेनर बैठ जाएंगे। तो ऐसा तो प्रैक्टिकली होता नहीं। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है, कोलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स आर द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर विल बी परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक तभी हो पाएगा जब ये मॉलिक्यूल रिजिड होंगे। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर रिजिड, रिजिड आइडेंटिकल। ये पहले ही हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि आइडेंटिकल होंगे तभी होगा, चाहे तो आइडेंटिकल पहले लिख लें। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, आर क्या आइडेंटिकल, रिजिड एंड हैव निग्लिजिबल वॉल्यूम। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वॉल्यूम खुद ना ऑक्यूपाई करें, उनका वॉल्यूम इतना हो कि वो एज द कंटेनर ऑफ द गैस क्या है, पर निग्लिजिबल। जैसे कि PV = nRT में हम V के प्लेस पे वैंडर वाल जो इक्वेशन बनी है उसमें V - V ले रहे हैं, तो वहां कंसीडर किया गया है मॉलिक्यूल्स, वो रियल गैस के लिए है। तो लेकिन परफेक्ट गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या मानेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल। तो यहां क्या लिख रहे हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, rigid and have negligible volume as compared to volume of the gas। क्या all the molecules of gas are identical, rigid and have negligible volume as compared to the volume of gas। यानी जिस गैस का क्या है वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का होगा। तो यहां पर ये पहला एजम्पशन यही है कि आइडेंटिकल हो और रिजिड हो एंड हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। और सेकेंड इसका पॉइंट यही है कि जो
जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और दो बच्चे आपस में कहानी बता रहे हैं, वो पिक्चर देखने गए थे, वहाँ ये हो गया, वहाँ सांप मिल गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो अपना कहानी बता रहे हैं, इधर उधर की फरैया छोड़ रहे हैं। तो क्या अब दूसरे वाले का भी जान खाए पड़े हैं? अब उस पर असर टीचर तो दूर है, आपस में लगे पड़े, तो वहां पर जो है पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। उसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस वो नहीं होगा। तभी PV = nRT में P को वंडर वाल इक्वेशन में, आइडियल परफेक्ट गैस इक्वेशन से वंडर वाल इक्वेशन में P+A/V² ऐड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने एज्यूम किया है कुछ ना कुछ प्रेशर है, तो एक्चुअल प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो वो तो खैर बाद में डिस्कशन, लास्ट में वो भी डिस्कशन होगी कि वंडर वाल इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन भी। तो यहां पर सेकेंड पॉइंट हम ये ले रहे हैं, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two molecules of the gas, between any two molecules of the gas। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होगा? थर्ड पॉइंट ये है कि जो कोलिजन, इसके लिए हमने रिजिड माना है कि कोलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स और कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक, मींस देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पर थर्ड क्या है? द कोलिजन between any two molecules are of one molecule with wall of the container is perfectly इलास्टिक। जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की होगी, मॉलिक्यूल के कोलिजन होते हैं, डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं, ये एजम्पशन। और फोर्थ एजम्पशन ये है, टाइम ऑफ द कोलिजन क्या? टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स is negligible as compared to the time elapsed between two consecutive collisions। क्या? टाइम ऑफ द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइम ऑफ द कोलिजन्स of molecule is negligible as compared to the time elapsed between two consecutive collisions। और फिफ्थ ये है, the effect
of gravity on the molecules is negligible. क्या? The effect of gravity on the molecules is negligible. यहाँ जितने भी हम एजम्पशन लिख रहे हैं इसका मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, तभी तो ये लिख रहे हैं, तभी तो एज्यूम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो हम एज्यूम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल पर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करें तो सारे ही मॉलिक्यूल्स आके बैठ जाएंगे। जैसे हम लोग क्यों नहीं उड़ रहे हैं विद इन द रूम, क्योंकि हम पर ग्रेविटी है। तो मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स विद इन द कंटेनर हियर एंड देयर रैंडमली मूव कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी का इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और जब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लिजिबल है तो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, distribution of molecules throughout the container of the gas. Yeah? Distribution of molecules throughout the container of the gas is uniform. ये है एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इस ये देख लीजिएगा, दो करेक्शंस हैं, NEGLI GIELE, एस गलती से लिख गया है, ये हो गया है मिस्टेक, NEGLI नेग्लिजिबल। तो ये तो एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थे। इन्हीं की बेसिस पर हम लोग डिराइव करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस केप्ट इन ए कंटेनर, केप्ट इन ए कंटेनर। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये, तो अगर हम ये एज्यूम करें कि ये जो वाल है कंटेनर की, इस फेस और इस फेस के बीच में ये मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है और इसकी साइड N ले लें, तो ये तो आपने एज्यूम खुद कर लिया है कि मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, रैंडमली मूव करेंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो हम मानते हैं कि लेट वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय v वेक्टर इज इक्वल टू vxi प्लस vyj प्लस vzk। मतलब यहां हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल स्पेस में मूव कर रहा है, दैट मॉलिक्यूल विल हैव x कंपोनेंट एज वेल एज y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो i x एक्सिस की लाइन वेक्टर i है, y एक्सिस की लाइन j है, z एक्सिस की लाइन k है। तो वेलोसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। दूसरी चीज क्या, यहां एरो बना लें कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा v स्क्वायर वो क्या होगा, vx स्क्वायर प्लस क्या vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म में स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल है या वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, क्योंकि डायरेक्शन इंक्लूड है। मैग्नीट्यूड जो होगा विल बी गिवन बाय दिस,
ये आगे हम यूज करेंगे डेरिवेशन। हम लोग कर रहे हैं क्या, प्रेशर exerted by molecule of gas, ये लिखे या न लिखे अंडरस्टूड है, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। हम यहां ये एज्यूम कर रहे हैं कि चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द कंटेनर ऑफ द गैस क्या है, यूनिफॉर्म है, तो एक्स एक्सिस के नाम पहले हम कंसीडर करेंगे। इसका मॉलिक्यूल का हम जो एक्स एक्सिस के नाम कंपोनेंट है हम उसी को एज्यूम करेंगे, सारे कैलकुलेशन एज्यूम करेंगे, लेकिन जो एक्स एक्सिस के नाम होगा वही वाई एक्सिस के नाम होगा, वही जेड एक्सिस के नाम होगा, क्योंकि हमारा एजम्पशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि यहां पर कोई गैस का मॉलिक्यूल कोलाइड किया आकर के Vx वेलोसिटी से, हम सिर्फ Vx वेलोसिटी से ले रहे हैं, आपने एज्यूम कर रखा है कि कोलिजन विद द वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर ये Vx वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है तो इट विल बी बाउंस, ये जो रिटर्न होगा आफ्टर कोलिजन तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ये कोलिजन सेम रहेगा। हमने मास भी सब यूनिफॉर्म आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स माने हैं, मास सभी का सेम है। तो अब हम यहां ये देखेंगे इस कोलिजन से, जो ये कोलिजन हुआ है, दो चीजें, एक तो इस कोलिजन से यहां पर कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है, दूसरा एक कोलिजन के बाद दूसरी बार ये मॉलिक्यूल यहीं पर आकर के कितनी देर बाद आएगा, उसको हम कहेंगे टाइम इलेफ्ट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, जो हमने एजम्पशंस में लिया था। तो हम लिख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, क्या चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल along x axis, क्या along x axis, change in momentum of a molecule along x axis in one collision। एक कोलिजन में कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है हम ये देखना चाहते हैं। तो आप ये बताइए कि ये कितना कोलिजन में कितना मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम अगर इस डायरेक्शन को हम प्लस ले लें तो ये डायरेक्शन क्या होगी, माइनस, तो माइनस mvx माइनस ऑफ माइनस mvx माइनस ऑफ mvx, ये पॉजिटिव है मास मल्टीप्लाइड बाई Vx, और जब ये बाउंस होगा वापस जाएगा सेम स्पीड से तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन मोमेंटम हो गया। तो और ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2mvx। हमने यहां क्या निकाला है, हमने ये निकाला है चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन एलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन हर मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही नहीं होगा, इसमें वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी होगी, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी होगी, जेड एक्सिस के लॉन्ग। चूंकि सिमेट्री मान रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंसीडर कर रहे हैं। अब यहां हम ये लिख रहे हैं टाइम टेकन इन वन कोलिजन। एक कोलिजन में टाइम टी कितना लगेगा ये हम देख रहे हैं। आप बताइए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वापस जब आएगा तो ये एल डिस्टेंस जाएगा और फिर एल डिस्टेंस वापस आएगा, तो इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन
the distance traveled by this molecule along x-axis will be 2l divided by speed second. तो in क्या in 2l upon vx second number of collisions क्या होंगे 1. चाहे हम ये कहें कि 1 कोलिजन में इतना टाइम लग रहा है, या हम ये कहें कि इतने सेकंड में एक कोलिजन हो रहा है, तो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन जो होंगे वो क्या होंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी Vx अपॉन 2l सेकेंड नंबर है ऑफ कोलिजन. इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये नंबर इतने हैं. और एक कोलिजन में मॉलिक्यूल में अगर इतना मोमेंटम चेंज हो गया है, तो मैं अब ये देख रहा हूं कि ये मोमेंटम वॉल में कितना इंपार्ट करेगा. ऑब्वियसली मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में इंपार्ट करेगा. तो यहां अगर -2mvx है, तो मैं ये लिख रहा हूं कि मोमेंटम imparted by the molecule on the wall of container along, सब कुछ x एक्सिस के along ही एज्यूम कर, कितना हो जाएगा +2mvx. अगर उसमें माइनस इंपार्ट किया है तो इसमें प्लस हो. आप ये देखिए, इस वाल पर एक्स एक्सिस के जो हम कंसीडर कर रहे हैं, उसमें एक कोलिजन में इतना मोमेंटम इंपार्ट होगा और 1 सेकंड में इतने कोलिजन हो रहे हैं. 1 सेकंड में इतने कोलिजन हो रहे हैं, और इन 1 कोलिजन मोमेंटम इंपार्टेड ऑन द वॉल इज +2mvx. तो यहां आप क्या लिखेंगे, मोमेंटम इंपार्टेड, या ऐसे कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड by 1 molecule along x axis. क्या होगा कि एक कोलिजन में 2mvx मोमेंटम चेंज हो रहा है, और एक कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है, और 1 सेकेंड में इतने कोलिजन हो रहे हैं. तो 1 सेकेंड में टोटल कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है. तो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड बाय 1 मॉलिक्यूल along x एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, mvx² by l. अब ये इतना उलझाऊ है कि जैसे मेरे एक मित्र थे, उनके बेटे से बात हुई तो कहने लगा, आप हमारे पापा के जो पापा हैं उनकी वाइफ से मिलिएगा. तो हमने कहा, काहे इतना उलझा रहे हो, घुमा रहे हो, दादी बोलो ना, तुम्हारी दादी होगी. तो ये इतना लंबा जो लिखा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड बाय 1 कोलिजन along x एक्सिस, इतना बड़ा, इसको एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता क्या है, फोर्स. तो इसको हम ये कह सकते हैं, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब क्या है, ये जस्ट फोर्स. क्या है, दिस इज रेट, क्योंकि 1 सेकेंड में आ रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, दैट इज क्या है, ये फोर्स. और हमें क्या निकालना है, प्रेशर. और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया.
तो इस कंप्लीट ये जो वाल है इसका एरिया क्या होगा, L इंटू एल यानी L स्क्वायर। वाल का एरिया क्या होगा, ये देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज फोर्स। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय वन मॉलिक्यूल एलॉन्ग एक्स एक्सिस। और हमें क्या निकालना है, प्रेशर। तो हम अब लिख रहे हैं क्या, प्रेशर exerted by one molecule along x axis क्या होगा, फोर्स अपान क्या होता है, एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स है mv(x²) अपान l, ये तो फोर्स हो गया, और l² एरिया हो गया। तो ये जो आया इसको हम लिख सकते हैं क्या, Px1। क्या लिखेंगे, Px1। और ये आ क्या रहा है, mv(x²) x1² बाई क्या, वॉल्यूम। L³ क्या होगा, इसका पूरा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस कहें या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कहें। तो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाई वन मॉलिक्यूल एलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अभी सिर्फ वहां एक ही तो मॉलिक्यूल नहीं है, ये आप देख लीजिए इसको। हमें क्या निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस निकालना है। कर दें प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल की बात थी, अब क्या कर दें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ये जो हमने निकाला प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल निकाल दिया, लेकिन फाइनली हमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय क्या निकालना है, गैस। ये जो है किसी भी मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी विल बी गिवन बाय Vxi यूनिट वेक्टर, और ये अभी इसका यूज आएगा। क्या था, वेलोसिटी ऑफ ये मॉलिक्यूल, अभी इसका यूज आएगा। इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मोशन है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भी है। ये हो जाएगा प्रेशर। यहां पर एक एजेंशन और ले लें, let there are n molecules and velocity of one molecule is given by तो अब यहां पर हम लिख रहे हैं कि प्रेशर exerted by n molecules along x axis क्या होगा, m और v all the molecules are identical, तो मास सभी का वही है, v वही रहेगा। और प्रेशर, अभी प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल हम निकाल चुके हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल along x axis, ये हम लोग निकाल चुके हैं। Px1 क्या था, mvx1² बाई v। तो m और v तो कॉमन है, यहाँ क्या होगा, vx1², vx2² एंड सो ऑन vxn²। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं टोटल प्रेशर एक्सर्टेड जो होगा एक्स एक्सिस के नाम ये होगा। अब हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली प्रेशर exerted by n molecules along y axis क्या हो जाएगा, m अपॉन v, vy1² प्लस vy2² प्लस
Vy3 square and so on Vyn square. Similarly, pressure exerted along, बोलिए क्या, z axis क्या होगा, m upon v, Vz1 square plus Vz2 square and so on Vzn square. तो टोटल प्रेशर exerted along x-axis by n molecules क्या हो जाएगा, Px plus Py plus Pz and this is m upon v कॉमन ले लें तो Vx1 स्क्वायर Vy1 स्क्वायर Vz1 स्क्वायर क्या लिया, ये तो ये हो गया Vx1 स्क्वायर Vy1 स्क्वायर और Vz1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर Vy2 स्क्वायर Vz2 स्क्वायर एंड सो ऑन Vxn स्क्वायर Vyn स्क्वायर Vzn स्क्वायर. This is the pressure exerted by all the molecules. क्या, by all the molecules. Pressure exerted by क्या, n molecules. यहां पर एक्सरसाइज गलत, तो Px plus Py plus Pz and this is m upon v, V1 square plus V2 square and so on क्या हो जाएगा, Vn स्क्वायर. क्यों, Vx1 स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर Vz1 स्क्वायर क्या है, V स्क्वायर. नाउ बट pressure is equally transmitted in all directions. कौन सा लॉ है, पास्कल्स लॉ है. तो Px इज इक्वल टू क्या, Py इज इक्वल टू क्या, Pz एंड दिस इज P. प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस. तो यहां क्या हो जाएगा, P प्लस क्या, P प्लस क्या, P एंड दिस विल बी m अपॉन v, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर एंड सो ऑन Vn स्क्वायर. यहां आप n से डिवाइड कर दें और n से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी 3p इज इक्वल टू m इंटू n, टोटल मास हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी. और इसे हम डिफाइन करते हैं क्या, Vrms होल स्क्वायर. Vrms को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज Vrms, कि n मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है सभी को आप स्क्वायर करके ऐड करें. क्यों स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर एवरेज निकालेंगे तो जीरो हो जाएगी. एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, दूसरा इधर आ रहा है, रैंडमली मूव कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. तो यहां पर हम जो टर्म इनकी स्पीड लेंगे वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेंगे. और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है, इससे P विल बी 1/3 रो Vrms होल स्क्वायर. ये डेरिवेशन हो गया है. अब इस डेरिवेशन से हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सारे डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर और ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, सारे लॉ हम इससे डिराइव करेंगे. और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में या उसके लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में ये इसका हो पाएगा. काफी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस ये फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में दोनों में ही आता है.